2025 में अभी जो एमएलए हैं, जो बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य जो हैं, उनका नाम आप नोट कर लीजिए, कागज़ में प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। जिस दिन 25 का चुनाव होगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उसमें एक एक नाम काटना चालू कीजिएगा। कुछ के तो पहले टिकट ही कट जाएंगे, कुछ जो टिकट नहीं कटेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। 80% विधायक दोबारा सदन का मुंह नहीं देखेंगे। आपको पता है कि आप जाति पर वोट करेंगे, तो क्या नेताओं को नहीं पता है कि आप जाति पर वोट करेंगे? ईश्वर की कृपा है कि उद्घाटन के बाद ये घटना नहीं घटी। पुल के उद्घाटन के बाद ये घटना घटी होती, पता नहीं कितने जान कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल एक हो जाए। दिल बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है। अभी पहले एक लोकसभा का सीट तो जीत कर दिखाएं। बिहार में अगवानी पुल जिस तरीके से टूटा और खगड़िया में जिस तरीके से गंगा में ध्वस्त हो गया, उसको लेकर सियासत भी खूब हुई। हमारे साथ इस पर जानकारी लेने के लिए सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी हैं। हम खास बातचीत करेंगे, कई सवालों के जवाब भी उनसे लेंगे। सर, बिहार के खगड़िया में अगवानी पुल ध्वस्त हो गया गंगा में। पहले भी एसपी सिंगला को नोटिस दिया गया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कार्रवाई कैसे होगी? ये जो पुल है, ये बिहार के करप्शन का प्रतीक था। उसको तो गंगा में बहना ही था कभी न कभी। ईश्वर की कृपा है कि उद्घाटन के बाद ये घटना नहीं घटी। पुल के उद्घाटन के बाद ये घटना घटी होती, पता नहीं कितने जान जाते हैं। ईश्वर ने बचा लिया, बिहारियों पर कृपा की। लेकिन ये पुल केवल एक पुल नहीं गिरा है। ये नीतीश सरकार की शाख जो है वो पूरी तरह से गंगा में समाहित हो गई है। सर, विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है 23 जून को, पहले 12 जून, फिर 23 जून। तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे महागठबंधन की एंड। तो कैसे देखते हैं विपक्षी एकता को, बैठक को? नहीं, होना चाहिए, बैठकें होनी चाहिए, लेकिन बैठक का मुद्दा हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल एक हो जाए। आप कहना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी और कांग्रेस एक हो जाए और तेलुगु देशम एक हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं कि आंध्रा में तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी कांग्रेस एक हो जाए? क्या आप कहना चाहते हैं कि तमिलनाडु में आपका डीएमके एक हो सकती है? क्या आप केरल में कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक हो जाएंगे? आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो चीज़ें संभव ही नहीं है, उनके वजूद ही खत्म हो जाएगा। ऐसा वजूद की लड़ाई लड़ेंगे, वो एक कैसे हो जाएंगे? लेकिन भाजपा को रोकने के लिए ये सब रणनीति नहीं, तो वो नहीं होता है ना। केवल भाजपा को रोकने के लिए करेंगे, अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। ये पार्टियां अपने आप को ख़त्म करने के लिए है क्या? नीतीश कुमार जी मतलब 43 को एमएलए लेके आते, तब वो चीफ मिनिस्टर बनने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। बात समझिए, आप जो प्रपोज कर रहे हैं, आप कितने बड़े त्यागी पुरुष हैं जी। क्यों त्याग करेगा कोई? राजनीति में कोई लोग त्याग करने के लिए आए हैं। और खास करके आजकल राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो अभी भी जो बिहार में, इंडिया में पार्टियां हैं, वो सब जो है राजनीति में कोई सेवा भावना लेकर नहीं आई हैं। सब राजनीति में मलाई खाने आए हुए हैं। इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, व्यस्त रहते हैं बेचारे। एक तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी का रथ रोका था, उसी तरीके से आने वाले समय में प्रधानमंत्री का भी जो रथ है वो रोकने का काम जो है महागठबंधन करेगी, विपक्षी एकता करेगी। कैसे देखते हैं सर? कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है। अभी पहले एक लोकसभा का सीट तो जीत कर दिखाएं। अभी तो 0 पे है ना। इसके बाद रोकने की बात करेंगे। एक बात समझ के चलिए, आप जब तक कोई अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उसकी रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक आप किसी को भी रोक नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी तो आंधी की तरह चल रहे हैं पिछले 1 दशक से। आगे भी लग रहा है कि हवा उन्हीं की चलेगी, क्योंकि हवा के रूप में काम चल रहा है अभी। सरकार पूर्ण बहुमत से बने या कम बहुमत से बने, उन लोगों को तोड़ना आता है, खरीदना आता है। सरकार तो बन जाएगी, सरकार तो उन्हीं की बनेगी। इसलिए आप रोक पाएंगे, ये भ्रम मन से निकाल दीजिए। लेकिन सबसे पहले रोकने के लिए पास योजना क्या है? किसी को कोई आपके राज्य में चल रहा और रथ लेकर आप अरेस्ट कर लिए, वो तो एक बात हो गई। आपकी सरकार है, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चुनावी आंधी को रोकने के लिए आपके पास क्या है?
आखिर कौन सा आपने अलाउद्दीन का चिराग पा लिया है? पिछली बार तो एक सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार होता है कि 2, 4, 5, 10 सीट निकाल लें आप, हो सकता है, ना नहीं करता हूँ, लेकिन उससे आधी नहीं रुक जाएगी जी। 543 सीटों की बात हो रही है, आपके बिहार के बाहर कोई वजूद नहीं है, आप चले रोकने। जनसुराज यात्रा में लगातार आप भी हैं सर, और जनसुराज यात्रा में लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आज तक आपके बेटी के लिए क्या हुआ। कई बार वो लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हैं, तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर। कैसे देखते हैं इनको, और आप भी उनके साथ हैं अभी? नहीं, बेटे की बात नहीं हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। बेटे बेटी में हम लोग फ़र्क नहीं समझते। हमेशा प्रशांत जी ने जो पूछा वो एक ही बात पूछा है कि आप चुनावों में वोट देते आए, चाहे जिसके कहने पड़े आपने से, जाति के नाम पर वोट किए हैं, मजहब के नाम पर वोट किए हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट किए हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट किए हैं। मुसलमानों ने कहीं भाजपा ना जीत जाए इसलिए जाकर लालटेन में किरासन तेल बन के जलने का काम किया है, और कुछ लोग जिनको जंगल राज से दिक्कत थी वो आज भी आरजेडी न आ जाए इसलिए जाकर एनडीए में जो भी रहता है उसको वोट देते आए हैं। लेकिन इसमें से कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें आपके बच्चों के भविष्य की बात हो। तो यही कहते हैं कि एक बार आप इन सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या सही है वो सोचकर अगर आप वोट दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोच भी पाइएगा। जब तक अपने बच्चों के भविष्य की आप चिंता नहीं करेंगे, आखिर कोई दूसरा। अच्छा, ये बात बताइए, आपको पता है कि आप जाति पर वोट करेंगे, तो क्या नेताओं को नहीं पता है कि आप जाति में वोट करेंगे? क्यों जाति जनगणना की बात आई? ताकि एक बार और समाज में भी भेद ला दिया जाए। उनको जाति जनगणना करके अगर कुछ करना होता, भला करना होता, तो चुपचाप सर्वे कर लेते, गणना करने की क्या ज़रूरत थी? किसी को पता ही नहीं चलता, अपना इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर जाति भी गिन लिए होते। लेकिन उनको करना ये था कि आप जाति के नाम पर समाज में विभेद हो, और इसीलिए इस पर राजनीति करने के लिए किया गया था। चुनाव सामने है, और बिहार की बेचारी भोली जनता हमेशा इसमें ट्रैप्ड होती आई है। प्रशांत जी ने एक प्रकाश पुंज की तरह चमकने का काम किया है, लोग बड़ी आशा से उनकी तरफ देख रहे हैं, और बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरा विश्वास रखिए, बता रहा हूँ आपको कि 2025 में अभी जो एमएलए हैं, जो बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य जो हैं, उनका नाम आप नोट कर लीजिए, कागज़ में प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। जिस दिन 25 का चुनाव होगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उसमें एक एक नाम काटना चालू कीजिएगा। कुछ के तो पहले टिकट ही कट जाएंगे, कुछ जो टिकट नहीं कटेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। 80% विधायक दोबारा सदन का मुंह नहीं देखने वाले। क्या लगता है सर, लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, और क्या मूड है सर इस बार, किस पार्टी से? जनसुराज में तो आप हैं ही। जनसुराज पार्टी की क्या बात है? जनसुराज पार्टी बनाएगी तो पार्टी की तरफ से, नहीं होगा तो निर्दल लड़के, जैसे अफाक अहमद साहब को हम लोगों ने समर्थन देकर जिताने का काम किया, वैसा भी कर सकते हैं। कोई अभी हड़बड़ी नहीं है कि हमको जाकर केंद्र में सरकार तो बनना नहीं है, हमें यहाँ से सिर्फ प्रेशर ग्रुप खड़ा करना है। हमको ऐसे लोगों को भेजना है जो सही लोग हों, जो वहाँ जाकर बिहार की बात रखें। इसीलिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लोकसभा का चुनाव लड़के हम भारत की सरकार तो बनाने वाले हैं नहीं, विकल्प देने वाले हैं नहीं, और गलत लोगों के साथ गठबंधन करने वाले हैं नहीं। तो रह गया कि अपने दम पर जितना भी सीट जीत के जाएंगे वो ऐसे लोग होंगे जो वहाँ जाकर बिहार की बात को मजबूती से सदन में रखने का काम करेंगे, या जिसकी भी सरकार होगी उस सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल सर, इंजीनियर हैं, मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं, फिर भी पुल ध्वस्त हो गया, आखिर इंजीनियर होने का क्या फ़ायदा? मैं भी इंजीनियर हूँ, तो क्या मैं सब कुछ इंजीनियरिंग जान गया हूँ? पुल भी जान गया हूँ, कंप्यूटर भी जान गया हूँ, टेलीकम्युनिकेशन भी जान गया हूँ, मैकेनिकल भी जान गया? ऐसा नहीं होता है। इंजीनियरिंग जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, हम भी जब पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे। आखिर जो पुल बनाने का अनुभव रखते हैं वैसे लोग बनाते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं समझ सकते। और उसके लिए ज़रूरी ये था कि जो भी उसको देख रहा था, जो सचिव देख रहा था, उस सचिव को ईमानदारी से अच्छे विशेषज्ञों के माध्यम से पुल डिजाइन करवाना चाहिए था, और अच्छे ठेकेदार के माध्यम से उसका काम को करवाना चाहिए था। लेकिन वो दिक्कत यही आती है कि जो बजट खर्चा होता है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज लौट के आता है, वो नहीं मिल पाता। अच्छे लोग होंगे तो फिर घूस तो देंगे नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये पुल जो है ये भ्रष्टाचार का पुल था, इस सरकार के भ्रष्टाचार का पुल था, जिसको कि गंगा में समाहित होना था। आज उसका गंगा विसर्जन हो गया है। और फानन में आईएएस के तबादले भी हुए, इसको लेकर कोई तबादले नहीं हुए जी, एक और विभाग मिल गया उनको। पहले आपदा बुलाने का विभाग था, अब आपदा प्रबंधन का विभाग मिल गया है। तो देखिए, हमारे साथ थे सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इंजीनियर भले वो हैं लेकिन किसी विभाग के नहीं,
कोई भी इंजीनियर हो सकता है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट के नहीं, इसे अच्छे जो है इंजीनियर से करवाना चाहिए था। जो काम है वो अच्छे तरीके से होने चाहिए थे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से खगड़िया की अगवानी पुल ध्वस्त हो गया, उसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश।